नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, खूब खुश होंगे। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीरो से हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में कि सबसे पहले हमारा भाषा क्या होती है। भाषा देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति की बातों को स्वयं समझ सकते हैं। अर्थात विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। बिना भाषा के हम अपने विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब बात आई, भाषा तो क्लियर होगी, भाषा हम किसे कहते हैं। अब भाषा का विकास हुआ कैसे, किस चीज से भाषा का विकास हुआ या भाषा की इकाई क्या है, इसको हम जानेंगे। तो भाषा की हमारी मूलतः दो इकाई मानी जाती है। एक इकाई होती है लिखित इकाई और दूसरी इकाई होती है मौखिक इकाई। लिखित इकाई हमारी वर्ण या अक्षर होती है और मौखिक इकाई हमारी ध्वनि होती है। भाई, ध्वनियों से ही हमारे वर्णों का विकास हुआ है। अर्थात ध्वनि को हम बोलते हैं अपने मुख के द्वारा और वर्णों को हम लिख सकते हैं लिपि के द्वारा। इसीलिए हमारी भाषा की सूक्ष्मतम लिखित इकाई वर्ण या अक्षर होगी और भाषा की मौखिक इकाई सूक्ष्मतम वो भी ध्वनि होगी। स्पष्ट है। चलिए आज हम इसके आगे अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो आते हैं, हमने वर्ण को पढ़ लिया। अब वर्ण के बाद हमारी आती है वर्ण माला। अब प्रश्न ये उठता है कि यह वर्णमाला हमारा है क्या। वर्णमाला हमारा है क्या। वर्णमाला हम कह सकते हैं कि इन वर्णों को जिस क्रम में सार्थक रूप से व्यवस्थित किया गया है अध्ययन करने के लिए, वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। जैसे कि हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्णमाला क्या है हमारी, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ठीक है, सुव्यवस्थित ठीक है, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब सवाल उठता है कि वर्णमाला हमने पढ़ लिया, अब वर्णमाला में जो वर्ण रखे गए हैं उन वर्णों को कितने भागों में रखा गया है। तो इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं देख लेते हैं। एक हमारा है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर हमारे वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों का सहयोग नहीं लेना पड़ता। इसका मतलब जो स्वर हमारे हैं ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ये बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन की यदि हम चर्चा करें तो व्यंजन हमारे वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। अर्थात बिना स्वरों के सहयोग के व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। स्पष्ट है। इसका मतलब व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। स्पष्ट है।
स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। चलिए, ये तो रही स्वर और व्यंजन की बात। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारे जो स्वर हैं, इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा जो है प्लुत स्वर। अब प्रश्न यहां पर पुनः एक बार स्वर पे उठता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या यदि हम देखें तो स्वरों की संख्या हमारी 11 मानी जाती है और इन 11 स्वरों को इन भागों में बांट दिया जाता है। अब ह्रस्वर की चर्चा करें तो हम ह्रस्वर कहते किसे हैं? सबसे पहले इसको जानते हैं। ह्रस्वर कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा काल का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की चर्चा करें तो दीर्घ स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा काल का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर की चर्चा करें तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्पष्ट है? अब प्रश्न फिर से एक यह उठता है कि ह्रस्वर तो हम बता दिया गया कि 1 मात्रा काल का समय लगता है, लेकिन वह कौन से वर्ण हैं जिनमें 1 मात्रा काल का समय लगता है और उन वर्णों की संख्या कितनी है? तो उन वर्णों की संख्या हमारी 4 होती है हिंदी भाषा में, और ये है हमारे अ, इ, उ और री। ये चारों के चारों हमारे क्या है? ह्रस्वर हैं और इन्हीं ह्रस्वरों से हमारे दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं मूल स्वरों से हमारे दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है या अन्य स्वरों का निर्माण होता है। अब चर्चा आती है हमारी अ, इ, उ और री। अब आ और आ मिलकर हमारा दीर्घ आ बना सकता है, ई और ई मिलकर हमारा दीर्घ ई बनता है, और ह्रस्व मिलकर दीर्घ उ बन जाता है, लेकिन री हमारा री ही रहता है हिंदी भाषा में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा री है यह सदा ह्रस्वर है। क्या है यह? सदा ह्रस्व स्वर। इसका मतलब री का दीर्घ नहीं होता। हाँ, संस्कृत भाषा की यदि चर्चा करें तो संस्कृत भाषा में हमको री का दीर्घ मिल जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में री का दीर्घ नहीं है। इसीलिए री हमारा क्या है? हिंदी भाषा में सदा ह्रस्व स्वर है। अब आते हैं हम दीर्घ स्वरों पर और दीर्घ स्वरों की चर्चा करते हैं। तो दीर्घ स्वरों को देखते हैं कि दीर्घ स्वरों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो हमारा है मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा हमारा है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल अर्थात मूल स्वरों का ही दीर्घ रूप हमारा क्या कहलाता है? मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्थात हमने चर्चा की री का तो दीर्घ होता नहीं, सदा ह्रस्व होता है, इन तीनों का दीर्घ होता है। जब इन तीनों का दीर्घ होता है तो आ का दीर्घ क्या होगा? दीर्घ आ, ह्रस्व ई का दीर्घ ई और ह्रस्व उ का दीर्घ उ। अब ये मूल ह्रस्व स्वरों से निर्मित हैं, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया, मूल दीर्घ स्वर। अब चर्चा आती है संयुक्त स्वरों की। तो संयुक्त स्वर किसे कह सकते हैं? संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं और एक नए स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हमारा हो गया ऐ, ऐ, औ और
औ। ये चारों के चारों हमारे क्या है, संयुक्त स्वर हैं। अब हमने आपको बताया कि संयुक्त स्वर क्या है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, भिन्न भिन्न। अब किन किन भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं तो देखते हैं। जो हमारा ऐ है ये हर्ष आ धन हर्ष ई के योग से बनते हैं। अब ये हर्ष आ और हर्ष ई के योग से बनते हैं, ऐ कैसे बनेगा? क्या हर्ष आ और दीर्घ ई के योग से बनेगा? नहीं, यह बनेगा, इसको हम कहते हैं ऐ। इसका मतलब ये आ धन ऐ के योग से मिलकर बना है। ये हमारा है औ, आ धन हर्ष उ, और ये औ आ धन ओ से मिलकर बना है। तो ये इस प्रकार हमारे संयुक्त स्वर हो गए। आगे देखते हैं हम, ये जो हमारा संयुक्त स्वर है, इस संयुक्त स्वर को हम कह सकते हैं सदा दीर्घ स्वर। सदा दीर्घ स्वर। सदा दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ रूप में ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदा दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि हमने इनको अलग अलग किया तो अलग अलग रूप में ह्रस्व मिल गया। यदि हम इनको अलग करें तो क्या ये अपने अस्तित्व में रह पाएंगे? नहीं, ये अपना अस्तित्व खो देंगे, इसलिए इनका दीर्घ हमेशा दीर्घ रहता है, ह्रस्व नहीं होता है। आइए चर्चा करते हैं प्लुस स्वरों की। प्लुस स्वर, जिसकी चर्चा में हमने बताया था कि ये 3 मात्रा काल का समय लेता है और इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह हमारा 3 होता है। अर्थात जिस स्वर वर्ण के अंत में यह चिन्ह लग गया, इसका मतलब उस वर्ण को हमें 3 मात्रा काल तक उच्चारित करना है। उदाहरण के रूप में जैसे हमने कह दिया ओम, और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत के मंत्रों में इसका उच्चारण किया जाता है। स्पष्ट है? चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। आपको जो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद, जय भारत।